4 पोल और 2 पोल। तो 2 पोल ऑल्टरनेटर हम लोग कहीं पर नहीं दे रहे, ये वो भी जा रहा है 4 पोल में जा रहा है। तो 4 पोल ऑल्टरनेटर का ये वाला जो स्पीड का हमने किया था, तो फॉर्मूला ये दिया था, ये 60 आवर करंट के लिए है। 60 है एक्चुअली, ये दोनों मिला के वो एक पकड़ रहा है, ये दोनों को एक पकड़ रहा है, इसलिए 60 कर दिया वो। तो आप ये वाला याद रखना, 4 पोल P = 1। अभी आता हूँ एक्साइटेशन सिस्टम को। मेन का जैसा मेन रोटर हो गया, मेन स्टेटर हो गया, ठीक है। अभी सेम ऐसे ही टैप के ऊपर में ये जो रोटर है इसको बोलते हैं एक्साइटर रोटर, एक्साइटर रोटर ये वाला। अब ऊपर में ऐसे ही जो वाइंडिंग होता है उसको बोलते हैं एक्साइटर स्टेटर। तो स्टेटर वाला पोर्शन हमारा बॉडी के साथ फिक्स होता है और रोटर वाला शाफ्ट के साथ फिक्स होता है। वो भी सेम प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल में काम करता है ये भी वही काम करता है, लेकिन इसको एक्साइटर क्यों बोला जा रहा है, एक्साइटर क्यों बोला जा रहा है, मैं धीरे धीरे ऑल्टरनेटर का वोल्टेज कंट्रोल एंड रेगुलेशन की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। वोल्टेज जनरेशन का बात हम लोग कर लिया, कैसे वोल्टेज होता है, अभी कंट्रोल कैसे होता है और कैसे वोल्टेज बनाने में हेल्प होता है वो हम देखते हैं। ये हमारा एक्साइटर स्टेटर है। एक्साइटर स्टेटर में भी ऐसे ही लैमिनेटेड शीट में एक एक वाइंडिंग में ऐसा ऐसा करके, इसमें हम इसको बोलते हैं एक्चुअली पोल, यहाँ पर पोल्स होता है। मेन वाइंडिंग में पोल कहां पर था, रोटर में। यहाँ पर पोल कहां पर है, स्टेटर में। स्टेटर का वाइंडिंग में हम नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल करके बनाते हैं। तो वाइंडिंग एक अगर क्लॉकवाइज करेंगे तो दूसरे वाले को एंटी क्लॉकवाइज, फिर नेक्स्ट वाले को क्लॉकवाइज, फिर दूसरे वाले को एंटी क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, ऐसा करते 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 बनाएंगे। ये नंबर ऑफ पोल्स कितना होगा एक्साइटर में, ये मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड करता है, सब में एक जैसा नहीं होता। बेटर, अच्छा, सेंसिटिव जितना होगा वो नंबर ऑफ पोल्स को बढ़ाएगा, ये मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ देखो देखे दिखाया गया कॉइल, एक अगर ऐसा ऐसा करके घूम रहा है, दूसरे वाले उल्टा, देखा, फिर तीसरा वाले क्लॉकवाइज, तो फिर दूसरा वाला एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा करके एक के बाद इसकी वाइंडिंग अगर क्लॉकवाइज करेंगे तो इसको उल्टा करेंगे, फिर इसको क्लॉकवाइज करेंगे तो फिर इसको उल्टा करेंगे। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ऐसा करके पोल्स बना रहे हैं। और दो जो वाइंडिंग तार निकलता है, ये तार है, इसको F1 F2 भी बोला जाता है या तो X डबल X बोला जाता है, जो एवीआर में कनेक्ट होता है। एवीआर से ये दो सप्लाई, दो तार का सप्लाई, डीसी सप्लाई आता है ये पोल में। क्यों डीसी सप्लाई, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल के एक वर्ड सुना है कभी, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब देखोगे ये एक कंडक्टर है लेकिन मैग्नेट नहीं है, लोहे का, ऐसा पकड़ लो।
और इसका पॉइंट ऊपर में मैं तार ऐसा ऐसा करके लगाऊंगा, दो तार का मुंह बाहर आ गया। तो दोनों तार में अगर मैं प्लस और माइनस डीसी सप्लाई दूंगा, डीसी सप्लाई, तो ये जो अंदर का आयरन या कंडक्टिव मटेरियल है, जो नॉर्मली मैग्नेट नहीं है, ये तो नॉर्मल है, अगर उस टाइप का आयरन मटेरियल को ऊपर में अगर वाइंडिंग करके मैं सप्लाई दूंगा तो वो मैग्नेट बन जाता है। उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन जाएगा जब तक ये सप्लाई चलेगा। तो मैग्नेट अगर ये बन गया तो मैग्नेटिक फोर्स भी बनेगा, क्योंकि वो मैग्नेट जैसे ही काम करेगा। ठीक है, अभी इसमें पकड़ लो, अभी 12 वोल्ट दिया तो इसका ताकत एक अलग टाइप का होगा। 12 का जगह में 14 वोल्ट करेंगे तो और बढ़ेगा, और ताकत बढ़ेगा। इसको अगर 20 वोल्ट देंगे तो और ताकत बढ़ेगा। तो क्या बढ़ रहा है? ताकत बढ़ रहा है, मतलब लाइन ऑफ फोर्स बढ़ रहा है। एवीआर यही चीज करता है, ये जो सप्लाई डीसी सप्लाई देता है कि पोल का ताकत को बढ़ाता है या घटाता है, जिसको हम बोलते हैं एक्साइटेशन वोल्टेज। एवीआर से जो सप्लाई यहां पर आ रहा है उसको हम एक्साइटेशन वोल्टेज बोलते हैं। ये वोल्टेज बढ़ाना या घटाना क्यों है? क्योंकि मैं थोड़ा आगे चलता हूं। टोटल पूरा असेंबली हो रहा है, ये डबल बियरिंग अल्टरनेटर का असेंबली दिखा रहा है। टर्मिनल ब्लॉक पोल नहीं, टीवी बोलते हैं, ये एवीआर बैठ रहा है, ये जाली लग गया, फैन लग गया, इधर पे जाली लग गया, कवर लग गया, ऊपर का कवर लग गया, ये अल्टरनेटर। और पास सामने में कपलिंग के लिए कपलिंग डिस्क या फ्लेट प्लेट। ये फ्लिपिंग का है, ये अभी आजकल आता नहीं है। एक्साइटेशन सिस्टम को समझने के लिए इस टाइप का एवीआर, जो हम लोग एलएस का होगा तो एलएस का अलग टाइप का है, टैम्पोर्ट का होगा तो टैम्पोर्ट का अलग टाइप का है, सबका अपना अपना अलग होता है। लेकिन ये काम कैसे करता है इसको थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। ऑल्टरनेटर में अभी ऑल्टरनेटर का कंपोनेंट आपने देख लिया, तो मेन रोटर हो गया, मेन स्टेटर के अंदर ये घूम रहा है क्योंकि इंजन से ये शाफ्ट से कपल है। पीछे में एक्साइटर रोटर, एक्साइटर स्टेटर भी आपने देखा अभी, और उसके साथ एक रोटेटिंग रेक्टिफायर असेंबली जो डायोड हुआ, आरआरए बोलते हैं उसको, और इसका कनेक्शन एक एवीआर के साथ होता है।
अभी ऑल्टरनेटर का वोल्टेज कैसे बनता है और कैसे कंट्रोल हो रहा है। ऑल्टरनेटर जब नया बनता है, हर ऑल्टरनेटर को बनने का बाद उसको इनिशियली एक्साइटेशन लगा के उसको टेस्ट किया जाता है। करना ही पड़ेगा, बिना टेस्ट करके ऑल्टरनेटर नहीं आ सकता। जैसा इंजन का टेस्टिंग होता है उसका भी टेस्टिंग है। उस टाइम क्या करते हैं, क्योंकि ऑल्टरनेटर में यहां पर एक वर्ड, एक टर्म इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। ये क्या चीज है? रेसिडुअल मैग्नेटिज्म फैक्ट्री में ऑल्टरनेटर बनने का बाद ये जो एवीआर का जो दो आउटपुट अभी हम लोग देखा, F1 F2 या X XX, कुछ मैन्युफैक्चरर X लिखते हैं। X का मतलब है पॉजिटिव देगा उसमें डीसी, और XX का मतलब नेगेटिव। या तो कुछ मैन्युफैक्चरर उसी में F1 लिखते हैं और फेरो में F2 जनरेट। F1 का मतलब पॉजिटिव, F2 का मतलब नेगेटिव। तो ये जो दो वायर है, ये दो वायर में वो क्या करता है, पहले अलग से बैटरी से सप्लाई देके ऑल्टरनेटर को रन कराता है। क्यों? क्योंकि अगर कनेक्शन वगैरह करके ऑल्टरनेटर को घुमाएगा तो वो नया ऑल्टरनेटर जब बन रहा है वो वोल्टेज नहीं बनाएगा, वोल्टेज नहीं बनाएगा। क्योंकि सारे पार्ट्स जमीन में रखा हुआ है। जमीन मतलब ग्राउंड, उसमें कुछ भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो रखेगा नहीं। अब जमीन में बहुत दिन ना एक मैग्नेट को छोड़ के रख दीजिए, 2 साल 5 साल बाद आप देखेंगे वो मैग्नेट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। उसका मैग्नेट का जो धर्म है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि जमीन हमारा नेगेटिव है, ग्राउंड नेगेटिव है। वो सारे मैग्नेटिक का प्रॉपर्टी जो उसका मैग्नेटिक फोर्स है, सारे फोर्स को खत्म कर देगा, सेल्फ न्यूट्रल करके वो खत्म कर देगा। अभी जब कोई नया पार्ट बन रहा है, वो जो लैमिनेटेड सीट फीट सारे चीज लगा रहा है, वेल्डिंग हो रहा है, ये हो रहा है, सारे काम में वो सारे कुछ भी कुछ तो है नहीं उस टाइम। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बनेगा कैसे? यहाँ पर तो कोई परमानेंट मैग्नेट भी नहीं लगाया जा रहा है कि उसमें मैग्नेट रह जाएगा। इसलिए वो यहाँ पर सप्लाई देता है पहला बार, अलग से एक्साइटेशन, सेपरेटली एक्साइटेशन बोलते हैं। और जैसे ही वो एक्साइटेशन देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर क्या हुआ, पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल बन रहा है, मैग्नेट बन रहा है। ये जैसे मैग्नेट बनेगा तो यहाँ पर क्या होगा, फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा इसमें, और ये जगह में पूरा वाइंडिंग में। और एक्साइटेड रोटर जब इंजन घूम रहा है तो ये भी रोटर घूम रहा है। तो मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फोर्स को अगर ये वाइंडिंग कट करेगा, यहां पर क्या होना, मैग्नेटिक फोर्स अपना जगह में फिक्स है और वाइंडिंग उसको कट कर रहा है, तो ये वाइंडिंग में एसी वोल्टेज निकलेगा, एसी वोल्टेज निकलेगा। ये एसी वोल्टेज हमने रेक्टिफायर लगाया क्योंकि 3 फेज निकलता है, तो एक एक फेज को एसी को डीसी करने के लिए एक पॉजिटिव डायोड चाहिए, एक नेगेटिव डायोड चाहिए। इसीलिए 3 फेज है बोल के 6 डायोड का जरूरी है।
पॉजिटिव 3 नेगेटिव। तो तीनों फेज जो निकल रहा है 3 फेज, इसको ये 6 डायोड ब्रिज में डीसी निकल के आ रहा है। डीसी आ रहा है कहां पर? मेन रोटर का पोल, वो जो बड़ा बड़ा दिखाया था मैंने 4 पोल, तो अभी वो उसमें डीसी सप्लाई दे रहा है। तो मैंने बताया कि कोई भी वाइंडिंग का अंदर अगर आप डीसी सप्लाई दोगे तो ये मैग्नेट बन जाएगा। तो ये मेरा पोल जो है वो मैग्नेट बन रहा है। अभी ये मैग्नेट होने से यहां पर क्या हो जाएगा? लाइन का फोर्स होगा ना, मैग्नेटिक फोर्स होगा ना। अभी यहां पर रोटर जैसा जैसा पोल घूम रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स अभी यहां पर घूम रहा है। मैग्नेट फोर्स घूमेगा तो क्या होगा? वाइंडिंग फिक्स है यहां पर, तो वाइंडिंग से वोल्टेज आउटपुट निकलना चालू हो जाएगा। जब वोल्टेज बन जाता है उन लोग टेस्टिंग कर लेते हैं, सारे सेटिंग फिटिंग करके ऑल्टरनेटर छोड़ देते हैं। अब वो ऑल्टरनेटर आपके पास आ जाता है। यहाँ सर ऐसे ही डीसी यहाँ से डीसी आई, यहाँ से कहाँ से? डीसी आई यहाँ से मतलब कहाँ से? पीछे सर कहाँ से नाम बताओ? एक्साइटर रोटर से जी। हाँ, एक्साइटर रोटर से एसी आया ना, डायोड में से डीसी आया, डीसी बन के यहाँ आया। तो डीसी ना होने से तो मैग्नेट नहीं होगा। ये तो एसी देने से क्या होता है, एक बार जाएगा फिर जीरो हो जाएगा तो मैग्नेट नहीं रहेगा, फिर मैग्नेट बनेगा, फिर जब लाइन में आएगा जीरो हो जाएगा। एसी काम नहीं करता है, इसीलिए एसी देके ये मैग्नेट कभी नहीं बनाया जाता, डीसी जरूरी है। इसीलिए यहाँ पर भी डीसी सप्लाई दिया जाता है, एवीएफ से जो निकलता है डीसी निकलता है, ताकि यहाँ पर जो पोल मैग्नेट बनेगा वहां पर डीसी सप्लाई आए। यहाँ पर भी मैग्नेट बनाना है तो मुझे डीसी सप्लाई देना है। डीसी सप्लाई जब मैग्नेट इसको कट कर रहा है तो फिर एसी बनना है इधर, तो आउटपुट में आपको एसी निकलता है ऑल्टरनेटर में। इसलिए बाहर एसी है तो डीसी और बाहर डीसी तो आप देख लो ना, समझा मैंने। अभी ऑल्टरनेटर आने का बाद जब कपलिंग करके इंजन के साथ लगा दिया गया, आप उसको चालू कर रहे हो, उस टाइम तो आपने अलग से कोई वोल्टेज नहीं दिया, लेकिन ऑल्टरनेटर आउटपुट देना चालू कर दिया। कैसे दे दिया? तो फैक्ट्री में अलग से क्यों देना पड़ा था? वो स्टार्टिंग टाइम था, उस टाइम मेरा यहां पर कोई जगह में मैग्नेट नहीं था, लेकिन एक बार अगर मैग्नेट बन गया ये या ये, तो यहां पर उसका ये जो मैग्नेट बन चुका था या ये जो मैग्नेट बन चुका था उसमें मैग्नेट का धर्म रह जाता है, एकदम वो जीरो नहीं हो जाता। मतलब इसमें अगर कोई लोहे का टुकड़े में अगर मैंने कुछ देर तक सप्लाई देके इसको मैग्नेट कर दूंगा, जैसे ही मैंने बोला कि इसको हटा दूंगा तो ये मैग्नेट नहीं रहेगा, ठीक है, मतलब उतना उसका और ताकत नहीं रहेगा, ना बराबर हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ रह जाएगा, कुछ हल्का सा रह जाएगा, महसूस होगा आपको। ये जो रह जाने का प्रॉपर्टी है धर्म है, इसी को ही बोला जाता है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। ये रहने के लिए ही, ताकि रह जाए, इसीलिए हमने वो लैमिनेटेड वाला सीट लगाया था, जो कोर बनाया था सारे, वो ऐसा लोहे वाला कोर नहीं ले लिया था, लोहे का चार्ट ले लिया उसको वाइंडिंग करूंगा, नहीं, वो लैमिनेटेड वाला सीट लिया जाता है इसीलिए, ताकि मैग्नेट का डीसी ना सप्लाई देने से भी इसमें कुछ हल्का फुल्का मैग्नेट का धर्म रह जाएगा, वो रह जाता है। और जब आप वो ऑल्टरनेटर को कपल करके चालू करते हो, इसमें जो बचा कुचा थोड़ा लाइंस ऑफ फोर्स मैग्नेट के कारण होता है, जैसे ही इंजन घूमना चालू किया, यहां से
और यहाँ पर जो मैग्नेट रह गया पोल में, मैग्नेटिक धर्म रह गया, उसका चलते यहाँ पर फोर्स जैसे ही काट घूमेगा तो क्या होगा, वही लाइन्स ऑफ फोर्स थोड़ा वाइंडिंग को तो काटेगा ही, भले उसका ताकत नहीं है लेकिन कुछ तो है ना, उसमें कुछ जान रहता है उसमें, उसके चलते यहाँ पर हल्का सा बहुत मामूली सी 5 वोल्ट 6 वोल्ट जनरेट होना चालू कर देता है वोल्टेज। उतना ही वोल्टेज मिलने से ये जो आदमी है एवीआर काम करना चालू कर अपना, हाँ उसी में ही काम चालू कर देगा। उसके बाद तो बढ़ाएगा लेकिन उसका काम जो चालू करने के लिए 5-6 वोल्ट उतना आने से ही वो काम चालू कर देता है। यही एवीआर का अंदर पूरा सिस्टम है और उसको अंदर प्रोग्रामिंग भी रहता है कि कहां तक लेके जाना है। 220, 230, 235 वो जो सेटिंग होता है वोल्टेज का सेटिंग करते हो, छोटा पैंच होता है ना, वो सेटिंग से उनके पास वो सेटिंग का रेफरेंस मिलता है कि कहां तक लेके जाना है। एक तो है उनको पावर भी मिल गया, उतने में ही वो सफिशिएंट उसका काम चालू कर देगा। अब उसी में ही वो सेंस करता है कि अभी 5 वोल्ट बना, मुझे पहुंचना है 235। वो क्या करेगा, इसके अंदर में ट्रांसफार्मर सिस्टम रहता है, वो स्टेप अप करेगा वोल्टेज, क्योंकि यहां से तो ऐसे ही मिल रहा है। वो उसको डीसी करके ये आउटपुट डीसी निकालेगा, वोल्टेज बढ़ा के 12 वोल्ट 13 वोल्ट आउटपुट निकालना चालू कर देगा। और वही वोल्टेज अभी इसमें आ रहा है। तो ये तो पहले कुछ नहीं था। अभी मैंने बताया कि जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो मेरा फोर्स बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगा ना, बढ़ेगा। तो इसका ताकत अभी बढ़ गया, अभी इसका ताकत बढ़ गया। अभी जितना लाइन का फोर्स ताकत बढ़ रहा है तो वाइंडिंग तो वही है, तार उतना ही है, लेकिन फोर्स ज्यादा हो गया, चुंबकीय बल जो उसको बोलते हैं। तो उसका चलते क्या हो गया, इसका आउटपुट ज्यादा होना निकलना चालू हो गया। जैसे ही ये ज्यादा निकलना चालू हुआ एसी, तो इसको डीसी बनाया मैंने, ये डीसी अभी यहाँ पर आना चालू हो गया। पहले कुछ नहीं था फिर भी कुछ वोल्टेज आया, अभी जब डीसी सप्लाई आया तो सेम यहीं पर वही चीज हो रहा है, ताकत बढ़ गया अभी इसका, तो फोर्स बढ़ गया तो वोल्टेज बढ़ना चालू हुआ। धीरे 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 5, 50, 100 ऐसा करते बढ़ते बढ़ते, और वोल्टेज कितना बढ़ रहा है, कहां तक जा रहा है, एवीआर को पता चल रहा है। ये पावर भी ले रहा है, सेंसिंग भी अभी मिल रहा है। जैसे ही वोल्टेज वो लेवल में पहुंच गया, वो उस हिसाब से आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करना चालू कर दिया। गवर्नर जैसा बढ़ाऊंगा ना घटाऊंगा, बढ़ाऊंगा ना घटाऊंगा, सेंसिंग के हिसाब से। इस हिसाब से ये पूरा साइकिल चलता है। अभी वोल्टेज तुम्हारा पकड़ लो 235 आना था, बिना लोड में 235 पहुंच गया। अभी कंट्रोल कैसे करता है ये, अभी पकड़ लो तुमने लोड डाला, जैसे ही तुम लोड डालोगे ये आउटपुट वाइंडिंग से क्या होगा, एम्पियर निकलना चालू कर देगा, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन पैनल में जाएगा, वहां से पूरा मशीनरी वगैरह बैटरी बैंक जहां जाना है जाएगा। तो करंट का फ्लो चालू हो गया अभी वाइंडिंग में। कौन सा वाइंडिंग में, ये वाला वाइंडिंग में। जैसे वाइंडिंग में करंट का प्रभाव चालू हो जाता है, बहना चालू होता है वाइंडिंग में, वो क्या करता है, ये रोटर को उल्टा धक्का, मतलब रोटर को घूमने नहीं देगा। लोड अभी रोटर जो पहले करंट ना जाने से रोटर खाली घूम रहा था और वोल्टेज भी लो रहा है। अभी लोड कैसे आ रहा है, जैसे ही कोई तार से एम्पियर फ्लो होना चालू हो गया, एम्पियर फ्लो होने से भी उल्टा
इसका जो इसका जो मैग्नेट फोर्स है, ताकत है, जैसे ही एम्पियर फ्लो हो रहा है वो उल्टा डायरेक्शन में फोर्स डाल रहा है, धकेल रहा है, घूमने नहीं दे रहा है। वो अगर घूमने नहीं देगा तो क्या होगा, रोटर शाफ्ट भी घूमना कम होगा। ये लोड किसके ऊपर आएगा, यही है लोड, यही है लोड। जो हम बोलते हैं ना लोड आ गया, लोड आ गया। लोड क्यों आता है, इसीलिए लोड आता है। अभी इसका स्पीड कम होना चालू हो गया, तुमने लोड दे दिया तो इसका स्पीड कम हो रहा है, इसीलिए स्पीड जैसे ही कम हो रहा है तो वोल्टेज जो मेरा ऊपर था वो नीचे आना चालू करेगा, क्योंकि मैंने स्पीड कम हो गया तो मेरा वोल्टेज भी कम होगा। जैसे ही मेरा ये नीचे आना चालू हुआ, एवीआर को पता चल रहा है कि मेरा 235 आ गया था, अभी 233 232 जाना चालू हो गया, मुझे 235 पकड़ के रखना है। लेकिन एवीआर तो इंजन का स्पीड नहीं बढ़ा पाएगा, वो क्या करेगा, वो इधर से एक्साइटेशन जो है ये इसका वोल्टेज ज्यादा करेगा। वो पहले सपोज पकड़ लो 14 वोल्ट दे रहा था, वो अभी 16 वोल्ट देना चालू करेगा, 17 वोल्ट देगा, क्योंकि उनका काम है वोल्टेज को पकड़ के रखना, जो आपने सेट कर दिया 230 235 जो है। तो उसमें क्या होगा, ये एक्साइटेशन वोल्टेज बढ़ते रहेगा, तो मैग्नेट का मैग्नेटिक फोर्स और ज्यादा कर रहा है और ताकत बढ़ा रहा है। तो क्या होगा, स्पीड कम हो रहा है क्योंकि रोटर का भी तो स्पीड कम हो गया ना, लेकिन ये फोर्स ज्यादा कर रहा है, ये वाला पोल का मैग्नेटिक फोर्स को ज्यादा कर रहा है, ताकत को ज्यादा कर रहा है। तो स्पीड कम होने से भी अभी मैग्नेट का वो फोर्स ज्यादा कर दिया, तो यहाँ से और ज्यादा डीसी निकलेगा, और वो एसी निकल के डीसी बन के फिर यहाँ पर, तो यहाँ पर भी ज्यादा होगा। जैसे ही फोर्स ज्यादा होगा तो मेरा आउटपुट फिर तुरंत ऊपर पिकअप करके वो जगह में मेंटेन होगा। इस तरीके से एवीआर कंट्रोल करते रहता है। अभी पकड़ लो, तुमने लोड को कम कर दिया, 20 एम्पियर लोड था, तुमने 10 एम्पियर कर दिया, लोड का घट गया। जैसे ही मेरा एम्पियर का यहाँ पर लोड कम हो, एम्पियर कम हो गया फ्लो, तो मेरा इसके ऊपर जो रुकावट था फोर्स वो कम हो गया। जैसे ही ये रुकावट कम हो गया, तुरंत इंजन आरपीएम क्या होता है, बढ़ता है ऊपर, स्पीड ज्यादा हो गया। अभी जैसे स्पीड ज्यादा हो गया तो इमीडिएटली फोर्स था, स्पीड ज्यादा हो गया तो वोल्टेज तुरंत ऊपर जाना चालू करता है। एवीआर को समझ में आ जाता है कि अभी वोल्टेज ऊपर भाग रहा है, तो मुझे जितना मैं दे रहा था इधर कम करना है, नहीं तो मेरा तो वोल्टेज ओवर वोल्टेज हो जाएगा। तो इस तरीके से अभी समझ में आया कहानी, इस तरीके से ही कहानी है। जितना भी जो भी कंपनी का है, चाहे एलएस का हो, चाहे क्यूलोस का हो, चाहे पीजी हो, चाहे टैम्पो हो, यही प्रिंसिपल है। अभी पकड़ लो, फील्ड में कुछ प्रॉब्लम आप लोगों को मिलता है, क्यों इतना बोला जा रहा है? आपको फील्ड में हम पीएमपीएल से एक्सपेक्ट ये नहीं कर रहे हैं कि आप वाइंडिंग कर दोगे, आप ऑल्टरनेटर डिस्मेंटल करके चेक करोगे, ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। ये ज्ञान आपका इसलिए चाहिए, फील्ड में कुछ प्रॉब्लम अगर आ गया तो प्राइमरी आप ही हो जो जाओगे उसको चेक करने के लिए।
क्या लिखे जाओगे, एटलीस्ट मल्टीमीटर चाहिए, एटलीस्ट। ऑल्टरनेटर में नॉर्मली एक प्रॉब्लम आता है, चालू किया वोल्टेज नहीं बना, ये प्रॉब्लम मिलता है। दूसरा अप डाउन, वोल्टेज अप डाउन हो, वोल्टेज अप डाउन हो। तीसरा वोल्टेज बन रहा है लेकिन जितना बनना चाहिए उतना नहीं बन रहा है। चौथा वोल्टेज जितना बनना चाहिए उससे ज्यादा बन रहा है। यही तो चार चीज होता है। और ऑल्टरनेटर जल गया, वो जल गया तो वोल्टेज नहीं बनना है, बन रहा है, उसी से ही रिलेटेड हो जाएगा। क्या क्या करेंगे वो देखेंगे, क्या देखना है हम तो देखेंगे, बोलेंगे। यही चार कहानी है जो अगर कंप्लेन अगर मिला तो आपको जाना है और कुछ टेस्टिंग चेकिंग मल्टीमीटर से ही करना है। उतना चेकिंग के बाद आप बोल सकते हो कि ये ऑल्टरनेटर को कोई ऑल्टरनेटर का जो रिपेयरर होता है वो उसको बुला के चेकिंग करवाना है। ठीक है, यही मेन काम है। हम इतना जो आपको अंडर वाइंडिंग ये वो फलाना, ये आपका नॉलेज के लिए मैं बताया, ताकि ये जो अभी चार कहानी बताऊंगा वो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि कहां से किसका बीमारी जुड़ता है। ये जो ऑल्टरनेटर का जो ऑल्टरनेटर पावर कैसे बना रहा है, ये बताने का पीछे कहानी यही है कि ये अगर आपने समझ लिया तो ऑल्टरनेटर में कौन सा पार्ट के बाद क्या चेक करेंगे, उसके बाद क्या चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, बाहर से वो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए चारों के नाम बता दीजिए। कौन सा बताएंगे फिर बताएंगे। चार प्रॉब्लम जो बीमारी होता है जिसके कारण आपको ऑल्टरनेटर चेक करना है, ना इंजन साइड भी चेक करना है, उसके बारे में बताऊंगा। अभी तक जो बताया ये समझ में आया क्या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक के साथ दूसरा जब मैं आऊंगा वो रिलेशन में आएगा, नहीं तो वो पकड़ने में आप लोग वैसे ही हो जाएगा जैसा, अच्छा ये वाला 20 वाला टर्मिनल में ये तार देखना है, अच्छा क्या देखना है, एसी देखेंगे ना डीसी देखेंगे, कोई कहानी हो जाएगा नहीं। वहां पर एसी क्यों आएगा, वहां पर डीसी नहीं आएगा, कहां पर डीसी आएगा, कहां पर एसी नहीं आएगा, ये समझना बहुत जरूरी है इलेक्ट्रिकल में। ये अगर आप गलत करोगे तो या तो आपका मीटर टूटेगा या तो आपका कनेक्शन उल्टा पुल्टा करके आपका पैनल जलेगा या ऑल्टरनेटर का प्रॉब्लम हो जाएगा। सर मैं क्या बोल रहा हूँ सर, एक्साइटर में जो एसी वोल्टेज होता है मतलब तैयार होता है, कौन वाला एक्साइटर? रोटर 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 में हाँ इसमें 3 फेज वाइंडिंग है ना, हाँ वाइंडिंग से तो 3 फेज ही एसी नहीं नहीं सर, इसमें जो होगा तो वो वहाँ पे जाकर रेक्टिफायर है तो उसमें जाके फिर में हाँ डीसी बनकर मेन रोटर में जाएगा। रोटर में आएगा। अच्छा अभी डीसी ना होने से तो मैग्नेट नहीं हाँ बनेगा हाँ ना। हाँ हाँ हम डायरेक्ट तो एसी दे नहीं सकते इसमें। नहीं सर आपने बताया ना कैसा रेक्टिफायर बताया नहीं था, इसीलिए थोड़ा बताऊंगा मैं अभी। हाँ हाँ पता नहीं हाँ बहुत समझ के बताया नहीं नहीं वो है ना, हाँ हाँ इसको आर बोलता है, आर ये रोटेटिंग रेक्टिफायर असेंबली। मतलब ये मैंने 6 डायोड का बारे में बताया था, ये एक प्लेट के ऊपर में बैठा हुआ हो हाँ या तो इसका बॉडी के ऊपर में बैठा हुआ हो, जो रोटर का बॉडी है। इसको रोटेटिंग, क्योंकि वो रोटर के साथ वो खुद भी घूमता है इसलिए उसको रोटेटिंग रेक्टिफायर असेंबली बोलते हैं, आरआरए।
उसमें 3 पॉजिटिव डायोड होता है, 3 नेगेटिव डायोड, क्योंकि जो भी वाइंडिंग हो रहा है ये 3 फेज वाइंडिंग हो रहा है। तो 3 फेज वाइंडिंग से अगर मुझे 3 फेज है एसी, एक एक फेज को अगर मुझे डीसी करना है तो एक पॉजिटिव डायोड का जरूरी होता है, एक नेगेटिव डायोड का, तो जाके एक फेज एसी डीसी बनेगा। तो मुझे तीनों फेज के लिए इसलिए 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव 6 डायोड चाहिए। ये बात मैंने बताया। जो ये रेक्टिफायर असेंबली में एसी से डीसी बन रहा है, और डीसी ये तो इसलिए डायोड का सिंबल है, ये जो सिंबल है ना, ये वाला सिंबल ही है डायोड का। ये इंटरनेशनली हर कंट्री हर मैन्युफैक्चरर फॉलो करता है। डायोड बोल के लिखा नहीं रहता है, ये सिंबल है, मतलब ये जो पूरा एक तीर का साइन और सामने ऐसा धारी, मतलब करंट एक ही दिशा में करंट जाएगा, उल्टा दिशा में जाएगा नहीं। ये डायोड का सिंबल है। ठीक है, लंच कर लो, लंच के बाद फिर फर्दर